चारू का सवाल सुनते ही एक पल के लिए दीपेश खामोश रह गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, चारू जी, इसकी वजह शायद वो ही आपको बताएगा। मैं नहीं बता पाऊंगा। ओ, ओके। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको परसों तक कॉल करके बताती हूँ। चारू ने कहा, ओके। फिर आप ये मेरा कार्ड ले लीजिए, इसमें मेरा नंबर भी है और एड्रेस भी। लड़के ने चारू को अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाल कर देना चाहा, तो धमाका ने तेजी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। चारू मुझे कॉल कर लेगी, मैं आपको। अबे ढक्कन, चारू भड़क उठी। दीपेश चौंक गया। मेरा मतलब देखे ना, ये कैसी बात बोल रहा है? काम सारा मुझे करना है तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत तो मुझे भी होगी ना। चारू ने दीपेश की उपस्थिति का ध्यान करते ही अपने आप को संभाला। दीपेश ने चारू को एक बार हैरानी से देखा, फिर बोला, आप ठीक कह रही हैं, ये ले लीजिए। दीपेश ने चारू को कार्ड दे दिया। चारू ने जिसे झट से अपने बैग में डाल लिया। तो फिर आपको कोई और डाउट? दीपेश ने अपनी वॉच पर नज़र डालते हुए पूछा। नो नो, अब कोई डाउट नहीं है। चारू की खुशी उसके चेहरे पर नाच रही थी। ओके, फिर मैं निकलता हूँ, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, दीपेश ने कहा और खड़ा हो गया। साथ ही उसने चाय नाश्ते के पैसे भी टेबल पर रख दिए। हमें भी, चारू भी खड़ी होकर बोली। दीपेश वहां से चला गया। क्या ज़रूरत थी तुझे मेरा मुंह खुलवाने की? चारू ने धमाका को घूरा। कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे अपना हिस्सा चाहिए। धमाका भी तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अंगारे तैर रहे थे। तभी वहां वेटर आया तो वो दोनों बाहर आ गए। तुझे मुझ पर ज़रा भी यकीन नहीं है क्या? चारू ने बाहर आते ही कहा। यकीन तो मुझे अपने आप पर भी नहीं है, धमाका ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो अभी भी भड़का हुआ था। तो जी क्यों रहा है, मर जाना, चारू ने बड़बड़ाते हुए कहा। बीवी बच्चे हैं मेरे, उनको क्या तू पालेगी? धमाका वहीं खड़ा हो गया और ज़ोर से बोला। चारू ने आजू बाजू देखा, बहुत से लोग उन्हीं को देख रहे थे। यहाँ से चलेगा या फिर यहीं सर्कस शुरू करेगा? चारू ने कहा तो धमाका चुपचाप चलने लगा। वो लोग फुटपाथ पर चलने लगे थे। तू इतना क्यों नाराज़ हो रहा है यार? मैं काम कर रही हूँ, उसका नंबर मेरे पास भी तो रहना चाहिए ना। और अगर तुझे लग रहा है कि मैं तेरे साथ धोखा करूँगी तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकती। तूने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चारू ने कहा। तो धमाका ने उसकी ओर देखा। हाँ, तू ही बता, क्या मैं इतनी मतलबी लगती हूँ तुझे कि तुझे धोखा देकर सारा पैसा ले उड़ूंगी? बात मतलबी वाली नहीं है, बात पैसे वाली है। पैसा बड़े से बड़े ईमानदार को भी अपने इशारों पर नचा सकता है, उसे भटका सकता है। धमाका थोड़े शांत अंदाज में पर नाराज़गी के साथ बोला। बात पैसे वाली नहीं है, बात विश्वास वाली है। विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। चारू ने भी आराम से कहा। आखिर में धमाका रुक गया और उसने चारू का नाम लेकर उसको रोका। चारू रुकी, उसने उसकी ओर देखा। तुझे मुझ पर विश्वास है, धमाका बोला। चारू ने धमाके के गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह विश्वास बनाए रखना, ठीक है? अच्छा, तू क्या सोचती है, हमें कितना पैसा मांगना चाहिए? धमाका ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। यार सच कहूँ ना, मैं तो सोच रही हूँ उसकी सारी दौलत मांग लूँ। चारू ने कहा। सारी दौलत मांगने का मतलब है अपनी छुट्टी करवाना। फिर वो कोई और लड़की ढूंढ लेगा, धमाका हंसकर बोला। तब कितना यार, राजघराने का लड़का है, ऊपर से बड़ा बिजनेसमैन भी है, ऊपर से इकलौता है, कितने मांगे समझ नहीं आ रहा। चारू वहीं एक दीवार से टिककर सोचने लगी। 10 करोड़, धमाका बोला तो चारू एक पल के लिए कांप सी गई। वो देगा? हैरत से बोली। इससे भी ज़्यादा दे सकता है, धमाका बोला। यार मुझे तो इतना ही सुनकर चक्कर आ रहा है, चारू बोली। देख, अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद, धमाका ने कहा। ठीक है, मैं आज का पूरा दिन यही सोचने में लगा देती हूँ, ताकि बाद में पछतावा ना हो किसी बात का, चारू ने कहा। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, धमाका बोला और वो वहाँ से चला गया। चारू ने जैसे ही मनोहर कॉलोनी में कदम रखे, उसकी नज़र सामने से आती परेशान डिम्पी की मम्मी पर पड़ी, जो ना जाने अपने आप में ही क्या बड़बड़ाती जा रही थी। ओह, तो आंटी जी डिस्टर्ब हैं, क्यों ना चलकर थोड़ा आनंद लिया जाए, सोचते हुए चारू डिम्पी की मम्मी की ओर बढ़ी और कुछ ही कदमों के बाद वो डिम्पी की मम्मी के सामने आकर रुक गई। हेलो आंटी, चारू अपना बैग हवा में घुमाते हुए एटीट्यूड के साथ बोली। डिम्पी की माँ हेमा ने जब चारू को वेस्टर्न ड्रेस में देखा तो वो उसे देखते ही रह गई। क्या हुआ आंटी जी? चारू हेमा के हाव भाव अच्छी तरह से परख पा रही थी। कुछ नहीं, हेमा ने तेजी से कहा। कहीं जा रही हैं क्या आप? चारू ने पूछा। हाँ, क्यों ना जाऊं?
हेमा ने चिढ़कर कहा, अरे क्यों नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। चारू बोली, देखो अपने काम से काम रखो, हमारा दिमाग खराब मत करो। सुबह से मेरी बेटी रो रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में नहीं जा पाई वो। हेमा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर चारू थोड़ी असहज हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? चारू ने सलीके से पूछा। उसकी ड्रेस की मैचिंग। हेमा कह ही रही थी कि तभी हेमा की नजरें चारू के पैरों में मौजूद सैंडल से टकराई। डिम्पी की मम्मी की आंखें चारू की सैंडल से जैसे चिपक गई और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ आंटी, आप चुप क्यों हो गई? चारू ने कहा। ये ये सैंडल्स तो, डिम्पी की मम्मी बोली तो चारू को सैंडल्स वाली बात याद आ गई और उफ, वो आंटी, मैं चारू बौखला उठी। क्या मैं, ये सैंडल्स तुम्हारे पास कैसे आई? वो आंटी, बात यह है कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था और मेरी सैंडल्स मिल नहीं रही थी तो तुमने मेरी बेटी की सैंडल्स चुरा ली है ना? हेमा गुर्राई। चुराई नहीं है आंटी, मैं बस लेट हो रही थी तो आपकी परमिशन नहीं ले पाई। चारू बोली, हद कर दी है तुमने तो, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो कतई नहीं थी। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि डिम्पी को उसकी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाना है, वरना मैं। बस बस, और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से करूँगी, तभी तुम्हारा कुछ होगा। हेमा ने छिड़कर कहा और मुड़कर चारू के घर की ओर बढ़ने लगी। आंटी, माँ घर पर नहीं होंगी, वो ऑफिस जाती हैं। आप क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हैं? चारू हेमा के पीछे तेजी से भागते हुए बोली। हेमा तुरंत रुक गई। शाम को तो मिलेगी ना, तब बताऊंगी तुम्हारी हरकतों के बारे में। पता नहीं राखी जैसी औरत के घर में तेरे जैसी खुराफाती लड़की कहाँ से पैदा हो गई। चारू ने तुरंत सैंडल्स निकाल दिए और हेमा को दे दिए। हेमा मुंह मोड़कर वहां से चली गई और चारू अपने घर आ गई। उफ यार, अच्छा हुआ इन्होंने पूरी कॉलोनी में तमाशा नहीं किया। चारू ने अपना बैग सोफे पर फेंका। खाना खाने के बाद चारू एक नोटबुक लेकर अपने सपनों की चीज़ें और उनकी कीमत लिखने बैठ गई। एक कार, एक घर, एक डॉगी, एक अच्छा सा बिजनेस, इतने सब के लिए कितना पैसा ठीक होगा? धमाका का भी हिस्सा देना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सब सोचते सोचते शाम हो चुकी थी और जय कॉलेज से लौट आया था। आज वो बहुत खामोश था और उदास भी। जय को देखते ही चारू ने अपनी फरमाइश कर दी। जय, 2 कप कड़क चाय बनाना, सिर दुखने लगा मेरा तो। जय ने बिना कोई जवाब दिए अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जय 2 कप चाय लाया। थैंक्स। चारू अपने हिसाब किताब में अभी भी बिजी थी। जब जय ने उससे कुछ भी पूछा नहीं तो चारू ने उसे देखा। क्या हुआ तुझे? आज तेरी तोते जैसी चलने वाली चोंच बंद क्यों है? चारू बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर ये चेहरा क्यों मुरझाया है, बताना क्या हुआ? चारू ने अपनी कॉपी और पेन साइड में रखते हुए पूछा। यार चारू, तू मम्मी को परेशान मत किया करना। कहते हुए जय इमोशनल हो गया। चारू एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मम्मी को क्या हुआ है? चारू बोली। देख चारू, मम्मी हम दोनों के लिए क्या कुछ करती हैं तू नहीं जानती, और हमेशा उनसे झगड़ती रहती है। प्लीज़ अब ऐसा मत करना। जय की बातें आज चारू के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उसके भाई को ऐसा बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चारू का चेहरा भी गंभीर हो गया था। चारू उठी और जय के पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ जय, तू आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ ठीक है ना? चारू अंदर से डरी हुई लग रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जय ने चारू का हाथ अपने कंधे से हटाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही राखी अंदर गुस्से से भरी हुई आई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें डिम्पी की सैंडल्स बिना पूछे लेने की? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? आज राखी का रूप बहुत अलग था। चारू अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, माँ सॉरी, पर मैं लेट हो रही थी तो तुम किसी की चीज़ उससे बिना पूछे उसकी बिना मर्जी के ले लोगी? राखी एक बार फिर चिल्लाई। सॉरी माँ, चारू ने कहा, सॉरी। जानती हो उसने मुझे कितना सुनाया बाहर। कॉलोनी की और भी औरतें थी वहाँ, चोर चोर बोल रही थी वो तुझे बार बार। जानती हो कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे? नहीं, तुम कैसे जानोगी? तुम्हें तो लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ ही नहीं। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ जिसने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। राखी की आंखें भर आई। चारू राखी के पास जाकर बोली, माँ प्लीज़, चारू बेटा प्लीज़, मेहरबानी करके मुझे इज्जत से जीने दो, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। राखी ने हाथ जोड़कर कहा और वहाँ से तेजी से चली गई। जय ने एक बार फिर चारू को उदास निगाहों से देखा और वहाँ से चला गया। ये चल क्या रहा है? जय कुछ बता क्यों नहीं रहा? चारू अपने आप में ही परेशान थी। सुबह का सूरज निकल चुका था। आज संडे था तो जय और राखी भी घर पर थे।
चारू ने आज बालों को कर्ली किया हुआ था और उसने रॉयल ब्लू कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था। वो आज भी हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जब वो हॉल में आई। ये क्या कर रहा है? तूने पर्दा उल्टा लगाया है, राखी जय को टोकते हुए बोली। अरे हाँ, मैं ठीक करता हूँ, जय ने कहते हुए खिड़की का पर्दा ठीक से लगा दिया। माँ, ये सब क्या है? दिवाली आने वाली है क्या? चारू आते ही परेशान होते हुए बोली। क्यों? घर को सुंदर दिवाली के लिए ही बनाया जाता है क्या? तुझे सब कुछ पुराना लगता है ना, इसलिए मैं दरवाज़ों और खिड़कियों के पर्दे बदल रही हूँ और तेरे रूम को नए ढंग से सेट करने की सोच रही हूँ। राखी ने एक बॉक्स से नए गुलदस्ते निकालते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, चारू कुछ सोचकर खुश होते हुए बोली। राखी चारू की बात सुनकर एक पल के लिए थमसी गई। क्यों? क्यों नहीं है ज़रूरत? राखी बोली। क्योंकि अब हमें घर के पर्दे बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये घर बदलने की ज़रूरत है। चारू बोली। क्या? देख चारू, मैं तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और इस घर की ज़रूरी खर्चों के बाद ही इतना पैसा इकट्ठा कर पाई कि इस घर को थोड़ा नया लुक दिया जा सके। नया घर खरीदने के बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकती। राखी परेशान होकर बोली। अरे मेरी भोली माँ, न्यू घर के लिए आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बारे में आपकी ये खुराफाती बेटी सोच चुकी है। चारू अपनी माँ के पास आकर बोली। कौन सी लॉटरी लग गई है तेरी? जय बोला। यही समझ जय कि लॉटरी लग गई है। मैंने बताया था ना उस दिन कि मैं इस अच्छी सी जॉब का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। बस वो जॉब मुझे मिल गई है। चारू की खुशी देखकर राखी और जय के चेहरे भी खुशी से खिलते हुए दिखने लगे। क्या? सच में? जय बोला। हाँ, सच में। अब बस ज्वाइन कब से करना है ये पता चल जाए फिर तो। चारू किसी सपने में खोते हुए बोली। वैसे जॉब क्या है? राखी बोली। माँ, वो हाँ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मुझे अपनी सेक्रेटरी की जॉब दी है। चारू बोली। वाह, लेकिन उससे क्या होगा? अभी तो घर नहीं खरीद पाएगी ना, उसके लिए तो सेविंग्स करनी पड़ेगी। जय ने कहा। हाँ, तो तब तक हम इस घर को थोड़ा बदल लेते हैं, ठीक है ना? राखी मुस्कुराकर चारू से बोली। ओके माँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, पता करना है कि ज्वाइन कब से करना होगा। चारू ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा। ठीक है, अच्छे से जाना और हाँ, रास्ते में कुछ खा लेना, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है। राखी थोड़ी उदास होकर बोली। हाँ, पर बना लेना, पता है ना, भूखे पेट काम करने से काम करने में मज़ा नहीं आता, बल्कि चिड़चिड़ाहट होने लगती है। अगर ऐसा हुआ तो संडे बिगड़ जाएगा आप दोनों का। चारू ने कहा और सैंडल्स पहन ली। उसकी फिक्र तू मत कर, जय ने कहा। चारू बाहर आ गई। उसने अपनी स्कूटी देखी और उसके पास जाकर उसके हैंडल को किसी बच्चे के सर की तरह सहलाकर बोली। सॉरी यार, तूने मेरी हमेशा हेल्प की, पर मैंने तुझे हमेशा गालियाँ ही दी, पर अब मैं तुझे अपनी सेवा और गालियों से बहुत जल्द छुट्टी दे दूंगी। हेलो चारू, तभी किसी ने उससे कहा तो चारू हड़बड़ाकर स्कूटी से थोड़ा दूर हट गई। हेलो, चारू ने सामने देखा तो कोई गोरा चिट्टा लड़का लोअर टी शर्ट में और स्लीपर्स में उसके सामने मौजूद था। स्कूटी से क्या बातें कर रही हो? उसने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही। पर मैं आपको पहचानी नहीं। चारू उस लड़के को पहचानने की बहुत कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पहचाना? लड़के ने हैरानी से कहा। नहीं, चारू बोली। यार कमाल करती हो, मैं विक्की हूँ, लड़का बोला। तुम विक्की हो? चारू एकदम हैरान थी। हाँ यार, लेकिन तुम तो काले थे ना, मेरा मतलब सांवले थे। चारू बोली। क्या यार, ऐसे कोई इंसल्ट करता है क्या? सॉरी, पर तुम बहुत बदल गए हो। पर सच कहूँ तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। चारू बोली। मुझे भी। वैसे तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रही हूँ, तुमसे आकर मिलती हूँ। चारू ने वॉच देखते हुए कहा। कहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें? विक्की ने एक मकान के पास रखी कार की ओर इशारा किया। एक पल के लिए चारू को लगा कि वो हाँ कर दे, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ओके, फिर संभल कर जाना, लड़के ने हाथ हिलाते हुए कहा। चारू वहाँ से चली गई। यार, ये लड़की भी ना कभी टाइम पर नहीं आती है। धमाका एक मेडिकल स्टोर के सामने एक बाइक के साथ खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। धमाका मुड़ा। क्या चारू, आज भी लेट? कभी तो टाइम पर आया कर, धमाका बोला। मैं क्या करूं यार, अब रास्ते में कोई मिल जाता है तो उससे थोड़ी बात तो करनी ही पड़ती है ना। अब कौन कब काम आ जाए क्या भरोसा, इसलिए सबसे हाथ मिलाकर चलना पड़ता है। चारू ने कहा। ठीक है, बैठो अब, धमाका ने कहा और वो बाइक पर बैठ गया। ये बाइक कब ली? चारू चौंक कर बोली। मेरी नहीं है, एक दोस्त से थोड़ी देर के लिए ली है। अब चलो जल्दी बैठो और लेट नहीं होना है। धमाका ने बाइक स्टार्ट कर ली थी। यार कितनी स्टाइलिश और न्यू है।
इसे मुझे चलाने देना, चारू बोली। चारू प्लीज़ ये सब जिद छोड़ो और बैठ जाओ, धमाका बोला। चारू मुंह मोड़ते हुए बैठी। पैसे आने दो, फिर इससे भी बढ़िया वाली खरीदूंगी, चारू बड़बड़ाई। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके, जहाँ पहले से ही पार्किंग में कई सारी बाइक और कारें खड़ी हुई थी। कितना मस्त ऑफिस है इसका, लगता है ये भी कोई कम पैसे वाला नहीं है, चारों बिल्डिंग देखते हुए बोली और बाइक से उतर गई। दोस्त भी तो पैसे वाले का ही है, धमाका ने बाइक लॉक की और वो लोग बिल्डिंग की ओर बढ़े। संडे को ऑफिस क्यों खोलता है ये, चारू बोली। उसका ऑफिस है, मुझे क्या पता कि संडे को भी क्यों खोलता है। धमाका आज चिढ़ा हुआ लग रहा था। क्या हुआ तुझे, भाभी जी की गालियां सुनकर आ रहा है क्या, चारू ने कहा। तब तक वो ऑफिस के अंदर आ चुके थे। अंदर बहुत साफ सफाई थी और सब कुछ एकदम चमक रहा था। कभी कभी लगता है उसका मर्डर करके जेल चला जाऊं, धमाका ने कहा। ओह नो, लगता है आज बहुत बड़ा कांड हुआ है, चारू मज़े लेते हुए बोली। तभी एक लड़के ने आकर कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हमें मिस्टर दीपेश से मिलना है, चारू ने कहा। अच्छा, आपको मिस्टर दीपेश से मिलना है, लड़के ने अजीब ढंग से चारू को देखते हुए कहा। जी हाँ, हमें ही मिलना है, चारू बोली। देखिए मैडम, आपको जो भी काम है पहले मुझे कहना होगा, ऐसे डायरेक्ट आप बॉस के केबिन में नहीं जा सकती, लड़के ने कहा। हमें खुद मिस्टर दीपेश ने बुलाया है और हमें काम उनसे है तो बताएंगे भी उन्हें ही। आप बस इतना कीजिए कि हमें मिस्टर दीपेश के केबिन का रास्ता बता दीजिए, चारू फुल एटीट्यूड में बोली। ओह, तो आपको सर ने बुलाया, ठीक है अभी देख लेते हैं कि सर ने आप लोगों को बुलाया है या नहीं, लड़के ने कहा और वहाँ से चला गया। यारी हमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था, चारू धमाका से बोली। वो देखो, धमाका ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, जिसने मिनी स्कर्ट के साथ वाइट शर्ट पहनी थी। और उसी ने नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाली हर लड़की ने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। ओह, तो वो मुझे इस सूट में देखकर एरा गेरा समझ रहा था, बेवकूफ़ कहीं का। तब तक वो लड़का आ चुका था। तो हो गई ना तसल्ली, चारू ने हाथ बांधते हुए कहा। सामने से लेफ्ट, लड़के ने कहा। इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो पर सोच वही कि वही है, पिद्धी सी, चारू ने धीरे से कहा और धमाके के साथ आगे बढ़ गई। दीपेश अपने केबिन में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस माँ को संभाल। तभी किसी ने नॉक किया। अच्छा चल, बाद में बात करता हूँ, दीपेश ने कहा और कॉल कट कर दी। यस, दीपेश ने कहा तो चारों ओर धमाका अंदर आ गए। लेकिन ना जाने दीपेश को आज क्या हो गया था, वो चारू को देखते के देखता ही रह गया। हेलो सर, चारू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। पर दीपेश को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। जब धमाका ने देखा कि दीपेश खोया हुआ है तो उसने तेज आवाज़ में कहा, हेलो मिस्टर दीपेश। दीपेश के कान में जैसे कोई हॉर्न बजा और वो हड़बड़ाकर जाग गया। हेलो हेलो मिस, दीपेश ने चारू से हाथ मिला लिया। चारू, चारू ने कहा। यस मिस चारू, दीपेश खुद को संभालते हुए बोला। आप ठीक तो है ना सर, चारू बोली। या मैं ठीक हूँ, प्लीज़ बैठिए ना, दीपेश ने कहा। तो वो दोनों दीपेश के सामने बैठ गए। चारू ने अपने बैग से एक पर्ची निकाली और दीपेश की ओर बढ़ा दी। दीपेश को थोड़ा अटपटा लगा पर उसने पर्ची उठा ली और खोली। ओके ओके चारू जी, तो मैं आधे पैसे आपको शादी वाले दिन दे दूंगा और आधे काम होने के बाद। दीपेश के एक्सप्रेशंस देखकर चारू हैरान थी। क्या, आप आधे पैसे शादी वाले दिन दे देंगे, चारू का आश्चर्य उससे संभल नहीं रहा था। जी बिल्कुल चारू जी, डील तो ऐसे ही होती है ना, दीपेश बोला। थैंक यू सो मच सर, चारू का चेहरा और भी गुलाबी हो गया था। धमाका भी बहुत खुश लग रहा था। तो बताइए कि शादी की डेट कौन सी होनी चाहिए, दीपेश बोला। जो आप कहें, चारू बोली। अच्छा, तो हम ये शादी कल करवा लेते हैं, कल मंडे है, मैं वकील से बात कर लेता हूँ, दीपेश बोला। वकील क्यों, चारू बोली। शादी के लिए, लेकिन ये शादी तो झूठी होगी ना, चारू परेशान होकर बोली। हाँ, ये झूठी ही होगी, लेकिन हमें दीप की माँ को प्रूफ देना होगा कि आपने और दीप ने सचमुच शादी की है। इसलिए कोर्ट से असली ही शादी होगी, पर बाद में आप लोगों को डाइवोर्स लेना होगा, दीपेश बोला। पर डाइवोर्स तो 1 साल बाद ही हो सकता है ना, और ये नाटक तो, चारू बोली। देखिए चारू जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। 6 महीने के नाटक के बाद आपको जो करना है कर सकती हैं, फिर अगले 6 महीनों में डाइवोर्स ले लेना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दीपेश चारू को समझाते हुए बोला। लेकिन लेकिन वेकिन क्या, अब उसमें एग्रीमेंट पेपर्स है ना, उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, फिर तू टेंशन क्यों ले रही है, धमाका बोला। चारू ने खुद को किसी तरह समझाया।
ये लीजिए, आप चाहें तो इन्हें एक बार और पढ़ लीजिए, फिर साइन कीजिए। दीपेश ने एग्रीमेंट पेपर्स चारू के आगे बढ़ाते हुए कहा। चारू ने पेपर्स लिए और एक बार फिर पढ़ने के बाद साइन कर दिए। थैंक यू चारू जी, दीपेश ने एक बार फिर चारू को प्यार से देखते हुए कहा। चारू मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो आपके दोस्त कल कोर्ट में ही मिलेंगे ना? हाँ, वो वहीं मिलेगा। मैं आपको वकील से बात करके कल कोर्ट आने की टाइमिंग बता दूंगा। दीपेश बोला। ओके, तो हम निकलते हैं। चारू खड़े होते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, बैठिए ना, आप पहली बार मेरे ऑफिस आई हैं, कुछ लेना तो पड़ेगा। दीपेश बोला और किसी को कॉल करने लगा। नो नो सर, थैंक्स, फिर कभी। अभी मुझे कुछ तैयारियां भी करनी है, अब शादी है तो ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल ड्रेस में कल आ जाइए, वैसे भी कोर्ट मैरिज करनी है तो। दीपेश चारू की बात काटते हुए बोला, ओ ओके, पर मुझे जाना है। चारू ने कहा। ओके चारू जी, पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर। ज़रूर, चारू ने मुस्कुरा कर कहा और वो धमाके के साथ बाहर आ गई। कितनी प्यारी लड़की है, दीपेश दोनों के जाते ही बड़बड़ाया। यार धमाका। ऑफिस से बाहर निकलते ही चारू धमाका के गले से लग गई। क्या हुआ चारू? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। चारू की खुशी देखने लायक थी। ज़रूरी था। ओ गॉड, ओ गॉड, कल मेरे पास 2 करोड़ होंगे, 2 करोड़। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। चांदनी रात में चारू अपने घर की एक मंजिला छत पर खड़ी अपनी बाजुएं सहलाते हुए यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसका चेहरा खुशी से सरोबार था। बारिश के दिनों की ये ठंडी रात चारू के गुलाबी चेहरे की लाली और बढ़ा रही थी। वो लहराते खुले हुए बालों में किसी के सपनों की रानी लग रही थी। उसकी झील सी नीली आंखों में ना जाने कितने सपने लहरा रहे थे। उसकी शादी होने जा रही थी, हाँ झूठी, पर थी तो शादी ही। चारू की आंखों में अपने राजकुमार के न सही पर अपनी किस्मत के बदलने वाले सुनहरे सपने जरूर थे, जिन्होंने उसकी नींद चुरा ली थी। चारू सपनों के आसमान में पर पसारे उड़ रही। चारू ने किसी की आवाज़ सुनी। जब उसने सिर घुमाया तो सामने टेरेस पर डिम्पी थी। हाय डिम्पी, वो उसी खुशी से बोली। सॉरी यार चारू, मेरी माँ ने राखी आंटी को कुछ ज़्यादा ही। डिम्पी शर्मिंदगी जताते हुए बोली। नो नो, वो अब ठीक है, पर यार मुझे तुझसे या आंटी से परमिशन लेनी चाहिए थी। चारू छत की बाउंड्री वॉल पर आकर बोली। नहीं यार, मैं जानती हूँ तुझे बहुत अर्जेंट होगा, वरना तू ऐसा नहीं करती, डिम्पी बोली। या चारू बोली। वैसे चारू, तू बहुत खुश लग रही है, मैंने शाम को तुझे रास्ते में भी देखा था। तू बच्चों को चॉकलेट्स और डॉग्स को बिस्किट खिला रही थी। बात क्या है, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? डिम्पी ने चारू की टांग खींचते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ना है। चारू अपने बालों को कानों के पीछे लेते हुए बोली। क्यों? प्यार तो सभी करते हैं ना, डिम्पी बोली। किसने कहा? प्यार निठल्ले लोग करते हैं, जिसके पास या तो कोई काम नहीं होता या फिर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। चारू मुंह टेढ़ा करके बोली। ओह, क्या बोल रही है? मैं भी किसी से? कहते कहते डिम्पी को ख्याल आया कि उन दोनों की छत के बीच एक रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते हैं। देख यार, मैं ना जो बोलती हूँ सोच समझ कर ही बोलती हूँ। अब तुझे ही देख ले, तेरे पास किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है। तुझे ना तो फ्यूचर की ही चिंता है, ना ही पास्ट की और ना ही प्रेजेंट की। फिर तुझे जब किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है तो चिंता गेन करने वाले काम तो करेगी ही। चारू बोली। बस बस, तू कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो गई है। पर बेटा एक बात समझ ले, प्यार एक बुखार है, किसी को भी चढ़ सकता है। डिम्पी ने आई विंक करते हुए कहा और वहाँ से चली गई। आई बड़ी बुखार है, ऐसे बुखार तेरे जैसे कमज़ोर दिल वालों को ही आते हैं, मुझ जैसी शेरनी को नहीं। मेरा तो बस एक ही एम है, पैसा, शोहरत, रईसी। चारू आसमान में चांद को देखते हुए बोली। तभी चारू ने चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आती सुनी। लो, आ गई मेरी अम्मा जी, चारू सुनते ही बोली। चारू यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? चल नीचे। राखी सीढ़ियों के आधे रास्ते से ही बोली। माँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। चारू छत पर हाथ फैलाकर घूमने लगी। जानती हूँ, कल तुझे इस गरीब खाने से छुट्टी मिलने वाली है, और अपनी इस गरीब माँ और पागल भाई से भी। छत पर आते ही राखी बोली। पर चारू राखी की आवाज़ में उभरी उदासी समझ गई थी। चारू रुक गई और अपनी माँ के पास जाकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। माँ, जानती हो तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये गरीब खाना भी महल जैसा लगता है, क्योंकि तुम मेरी रानी हो, एक बहुत ही स्वीट रानी। चल हट, बातें मत बना और ये बता कि 6 महीने तक इस घर में तेरी खटर पटर की कमी कौन पूरी करेगा? राखी की आंखें डबडबा गई।
क्या माँ, पहले तो कहती हो कि तुम मेरी खटर-पटर से तंग आ गई हो और अब जब उससे छुटकारा मिलने वाला है तो उसकी कमी पूरी करने की बात कर रही हो। चारू राखी से थोड़ा दूर हट गई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली। राखी सिसकने लगी और अपने पल्ले से ना संभलने वाले आंसुओं को पोंछने लगी। ओ मम्मी, क्या कर रही हो यार? आप तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं कुंभ के मेले में जाने वाली हूँ और वहां जाकर खो जाने वाली हूँ। चारू ने राखी को संभालने की कोशिश की। राखी ने कहा, चारू मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ बेटा। राखी कहते हुए फिर रोने लगी। मुझे पता है मम्मी, चारू बोली। मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ तुझे एक अच्छी ज़िंदगी देने की। मगर मम्मी, मुझे सब पता है आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हैं। सबसे बेस्ट। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। कहते हुए राखी बुरी तरह रोने लगी। तभी वहाँ भागता हुआ जय भी आ गया। ये सब क्या चल रहा है मम्मी, रो क्यों रही हैं आप? चारू, क्या कहा तूने माँ से? जय चिल्लाकर बोला। चुप कर तू, ज़्यादा हीरो मत बन। मैंने कुछ नहीं कहा है, वो बस मेरे जाने से उदास हो रही हैं। चारू ने जय को डांटते हुए कहा, मम्मी क्या आप भी इस नक्सड़ी के लिए अपने मोती जैसे कीमती आंसू बहा रही हैं? जाने दो ना, जब अकेले रहेगी ना तो अपने आप अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगा इसे कि माँ का साथ होना किसी महल में रहने से भी ज़्यादा सुकून देता है। जय ने राखी को समझाते हुए कहा, अरे तू माँ को समझा रहा है या भड़का रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अब जाते जाते भी मुझसे WWE करेगा क्या? चारू गुस्से से बोली। चुप करो तुम दोनों, बस मौका मिला नहीं कि और तू क्यों उसे तंग कर रहा है? कल चली जाएगी तो पता चलेगा तुझे कि तेरी बहन। राखी कहते कहते फिर रोने लगी तो चारू ने उसे कमर पकड़कर ऊपर उठा दिया और गोल गोल घुमाने लगी। छोड़ छोड़ मुझे चारू, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? राखी घबराते हुए बोली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक प्रॉमिस नहीं करोगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस करो कि मेरे लिए परेशान नहीं रहोगी और अपना ध्यान रखोगी, और रोगी तो बिल्कुल भी नहीं। चारू बोली। देख चारू, उतार मुझे नीचे। राखी तंग होते हुए बोली। नहीं। चारू अब भी राखी को उठाए हुए थी। हे भगवान, समझाना इसे जय। राखी बोली। कर दो ना प्रॉमिस, वो उतार देगी। जय ने भी कहा। तुम दोनों भाई बहन, अच्छा प्रॉमिस अब उतार मुझे। तेरे हाथ दर्द करने लगे होंगे। राखी ने कहा तो चारू ने उसे नीचे उतार दिया और पीठ सीधी करते हुए बोली। अरे मम्मी, कमर टूट गई, कहा था ना उतार दे। राखी बोली। चलकर थोड़ी मसाज करो, मेरी कमर में आपकी वजह से मेरी कमर दुख रही है। चारू बोली। अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरी वजह से तू कभी नहीं सुधरने वाली। राखी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली। चारू जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और माँ के गालों को बच्चों की तरह पकड़कर हिलाते हुए बोली। मेरी प्यारी मम्मी, अगर बदल गई तो तुम्हारी चारू खो नहीं जाएगी। नहीं, मेरी चारू कभी नहीं खो सकती। राखी ने चारू को ममता भरी निगाहों से देखते हुए उसको गले से लगा लिया। मुझे समझ नहीं आता, ये लड़की आपको इतना परेशान करती है फिर भी आप इसे मुझसे ज़्यादा प्यार क्यों करती हो? जय ने रूठते हुए कहा तो राखी ने एक बाँह उसकी कमर में डाल दी। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरे सब कुछ हो, तुम दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं। किसी तरह शर्मा फैमिली की ये रात गुजर आई और एक नई सुबह ने घूंघट खोला। राखी की आंख हमेशा उसके बच्चों से पहले ही खुल जाया करती थी और आज भी वो पहले ही जागी। जब राखी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो चारू का एक पैर उसके पैरों पर था और एक हाथ राखी के ऊपर। वो किसी छोटी बच्ची की तरह सोई हुई थी। राखी ने धीरे से चारू के हाथ को हटाया और उठकर बैठ गई। राखी ने चारू के चेहरे को प्यार और चिंता से देखा। भगवान तेरे सारे सपने पूरे करे, और चारू के माथे को चूम लिया। राखी ने घर की साफ सफाई करके नहाई। तब तक जय भी जाग गया था। जब वो जागा तो चारू दोनों हाथ पसारे बेड पर फैली हुई थी और जय कोने में सिमटा हुआ था। उसे देखते ही वो बोला। रात भर बेड से गिराने पर तुली रही, ठीक से सोने भी नहीं दिया इस चारू नाम की चुड़ैल ने। और वो वहां से चला गया। चारू का कमरा आज खिला हुआ था। ये सब कल ही राखी और जय ने किया था। चारू अपने आईने के सामने एक खूबसूरत से चॉकलेट कलर के घेरदार सूट में तैयार थी, जो वो कल ही मॉल से खरीद कर लाई थी। खास आज के दिन के लिए उसने आज थोड़ा बोल्ड मेकअप किया था। चॉकलेट कलर की डार्क लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और कानों में बड़े बड़े झुमके, एक हाथ में चॉकलेट कलर की भरी हुई चूड़ियाँ और पैरों में घुंघरू वाली पायल। चारू को लगता था कि शादी के लिए इस तरह का लुक ही सही होगा। चारू, तू इतनी सुंदर क्यों है रे? चारू अपने आप को ही आईने में छेड़ते हुए बोली और उसने परफ्यूम की बोतल से अपनी नेचुरल खुशबू का और भी महकदार बना दिया। चारू जब बाहर आई तो राखी और जय उसे देखते ही रह गए। क्या हुआ? मैं चारू ही हूँ, कोई माधुरी दीक्षित नहीं जो ऐसे घूर रहे हो।
चारू इटलाते हुए बोली और डाइनिंग टेबल की एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गई। माधुरी दीक्षित भी तुझे देखकर जल जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नज़र न लगे। राखी ने कहते हुए चारू की बलाय ले ली। तू सेक्रेटरी बनने जा रही है या अपने बॉस की दुल्हन? इतना क्यों तैयार है? जय बोला तो चारू एकदम से शांत रह गई। अपनी बहन से ऐसे बातें करते हैं? राखी जय को झिड़कते हुए बोली। देख मेरे भाई, तू ना अपनी खोपड़ी को थोड़ा शांत रखा कर, कुछ ज़्यादा ही तेज़ भागती है। चारू ने जय को खा जाने वाली नज़रों से घूरा और एक बाउल से ढक्कन हटाया। बाउल में कचौड़ियाँ थी जिन्हें देखकर चारू की आंखें खुशी से फैल गई। कचौड़ियाँ? वो उत्साहित होकर बोली। हाँ, कचौड़ियाँ, जो तेरे इस तेज़ खोपड़ी चलाने वाले भाई ने बनाई है, वो भी स्पेशल तेरे लिए। जय ने अपनी प्लेट में नाश्ता लेते हुए कहा। वाह, तू तो गुड ब्रदर बन गया यार। कहते हुए चारू ने एक साथ 5 कचौड़ियाँ प्लेट में रख ली। अब मैंने सोचा तू मुझे 6 महीने की शांति दे रही है, तो मैं भी तेरे लिए कुछ कर दूं। जय बोला। हाँ हाँ, मेरे जाने के बाद पूरे घर में कबड्डी खेलना। चारू बोली। तुम लोग भी ना एक से बढ़कर एक हो। तुम दोनों के बीच अगर वाद विवाद प्रतियोगिता रख दी जाए ना, तो जिंदगी बीत जाएगी पर जीत और हार का फैसला नहीं हो पाएगा। अब चलो फटाफट नाश्ता करो, राखी ने कहा और कचौड़ियाँ खाने लगी। माँ, मुझे कुछ एडवांस मिलने वाला है, अगर आप कहें तो मैं आपके न्यू अकाउंट में रख दूँ। चारू बिना अपनी माँ की ओर देखे ही बोली। एडवांस? एडवांस क्यों? जय बोला। मैंने ही कहा था, वो मान गए। चारू ने बात को संभालते हुए कहा। वाह, बहुत आज्ञाकारी बॉस मिला है तुझे तो, कहकर जय हंसने लगा। लेकिन बेटा, वो तो तुझे अपने पास रखने चाहिए, तुझे ज़रूरत पड़ेगी ना। राखी बोली। हाँ माँ, पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपके पास भी रख लूँ। ऐसा कितना एडवांस मिला है तुझे जो तू अपने अकाउंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही? जय बोला। तू ना चुपचाप खा, वरना आज जाते जाते तेरा बैंड बजा दूंगी। चारू भड़क कर बोली। जय, वो मुझसे बात कर रही है ना, तो तू क्यों बीच में बोल रहा है? राखी ने जय को हल्का सा डपटा। चारू, तुझे जो ठीक लगे कर, पर बेटा वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना। और सबसे ज़रूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अपनी कोई प्रॉब्लम सीधे शेयर नहीं करती है। पर बेटा, वो जगह दूसरी है, वहाँ कुछ भी हो हम ही तेरे काम आएंगे। इसलिए बिल्कुल भी सोचना मत और मुझे या जय को बताना। साथ ही अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना। राखी ने पानी पीते हुए कहा। बिल्कुल मम्मी, पर आपको भी अपना ध्यान रखना होगा और इस गधे का भी, कहीं मेरी याद में बीमार गधा ना बन जाए। चारू ने हंसते हुए कहा। रहने दे, मुझे तेरी कोई याद व्याद नहीं आने वाली है। कहीं तू ही रो रो कर गंगा जमुना मत बहाने लगना वहाँ। जय ने भी अपनी प्लेट खाली कर दी थी। चल हट, मैं और तेरे लिए रोऊंगी, पागल हूँ क्या? चारू बोली और पानी पीकर खड़ी हो गई। उसने वॉच देखी और अपनी माँ के गले लग गई। राखी की आंखें फिर भर आई। प्रॉमिस किया है आपने, रोने का नहीं। चारू बोली तो राखी ने चारू के गालों को चूम लिया और बोली। ध्यान रखना अपना। जय ने चारू के पास आकर उसे गले लगा लिया और बोला। फ़ोन चालू रखना हमेशा और कट मत करना, उठा लेना। और तू माँ का ध्यान रखना और जानवी से ज़रा दूर रहना। चारू बोली तो राखी अचानक अलर्ट हो गई और जय हड़बड़ा। क्या जानवी? राखी बोली। नहीं, कुछ नहीं माँ, ये तो बस कुछ भी बकती रहती है। चल अब देर नहीं हो रही है तुझे। जय ने तेजी से मामला संभाला। चारू को हंसी आ गई। फट्टू कहीं का, उसने जय के कान के पास कहा। वे तीनों बाहर आए। जय ने स्कूटी स्टार्ट की। तभी चारू बोली। तू कहाँ जा रहा है? तुझे छोड़ने। और कहाँ? जय बोला। तू रहने दे, मैं चली जाऊंगी। चारू सीरियस होकर बोली। अरे ऐसे कैसे? चल तू भी, मैं कॉलेज की एक क्लास बंक कर दूंगा। जय ने कहा। अरे यार, क्यों माथापच्ची कर रहा है? मैं चली जाऊंगी ना। चारू अब चिड़चिड़ाने लगी थी। जय छोड़ देगा ना बेटा तुझे, चली जाना उसके साथ। राखी बोली। माँ, पर चारू कुछ बोलती तभी जय बोला। पर कुछ नहीं, एक तो अपना मेकअप पोत कर जा रही है, ऊपर से अकेली भी जाएगी। चारू की अब कोई कोशिश काम नहीं आने वाली थी, इसलिए हार मानकर वो जय के पीछे बैठ गई। उसके कंधे पर एक बैग था। कभी कभी ना आप लोग हाई कोर्ट के जज की तरह हुक्म देते हो, मान नहीं पड़ता है मुझे। चारू चिढ़कर बोली। राखी ने एक बार फिर उसे प्यार भरी आंखों से देखा और उसका हाथ चूम कर बोली। ऐसी ही रहना, बदलना मत। क्या माँ, मैं कोई लंदन या पेरिस नहीं जा रही हूँ जो आप लोग इतना दूर तो जा रही है ना। ओके, नहीं बदलूंगी, बाय, लव यू। चारू ने अपनी माँ से कहा। जय ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दरअसल चारू ने अपने घर वालों से झूठ बोला कि उसे नौकरी दूसरे शहर में मिली है। ये झूठ बोलना उसकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि अब 6 महीने तक
वो एक नकली बीवी बनकर किसी और के साथ रहने वाली थी। धमाका मेरा वेट कर रहा होगा, स्टेशन नहीं जा सकती जय के साथ वरना लेट हो जाऊंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चारू परेशान थी। कुछ ही देर बाद ऑटो स्टैंड के पास पहुंचते ही चारू बोली, जय जय रुक। जय ने साइड में गाड़ी रोकते हुए कहा, क्या हुआ? जय, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तू प्लीज़ मेरे लिए अपना पीरियड मिस मत कर। और सच कहूँ तो इस ड्रेस के साथ मैं इस स्कूटी पर ठीक से नहीं बैठ पा रही हूँ। मुझे फिसलने का डर लग रहा है। चारू उतर कर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू नहीं चाहती कि मैं तुझे स्टेशन छोड़ूं? जय बोला, क्या तू भी? ऐसी कोई बात नहीं है, चल अच्छा मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर मैं स्कूटी से गिरी और मेरे हाथ पैर टूटे तो तू समझ लेना कि मैं तेरे साथ क्या करूँगी। चारू ने धमकाते हुए कहा और स्कूटी पर बैठने लगी। रहने दे, मैं तेरे साथ रिस्क नहीं ले सकता। तुझे ऑटो से जाना है तो जा, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। जय ने कहा, समझदार है, अच्छा टेंशन मत लेना। तू तो जानता है कि मुझे परेशान करने वालों का रिजल्ट क्या होता है। हाँ हाँ, मेरी माँ, पता है मुझे। अब जा, ट्रेन न छूट जाए कहीं। जय बोला, ओके, तू निकल, मैं ऑटो पकड़ लेती हूँ। तो तू ऑटो ले, मैं चला जाऊंगा। हे भगवान! अपना सर पीटते हुए चारू बिना कुछ कहे ही एक रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठ गई। अब ये तो बता कि तुझे जाना कहाँ है? जय ने कहा, अंकल, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। अब ठीक है ना? चारू ने तंग होते हुए कहा, ठीक है। जय बोला और ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दी। इसके बाद जय चला गया। जैसे ही रिक्शा थोड़ी दूर पहुंचा, चारू तेजी से बोली, अंकल, ऑटो कोर्ट की तरफ लीजिए। लेकिन अभी तो आप। अरे अंकल, आपको पैसे से मतलब है या कोर्ट और स्टेशन से? जहाँ कहा है वहाँ चलिए ना। चारू बोली तो ऑटो वाले ने ऑटो दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। धमाका कोर्ट में पहले से ही मौजूद था, बल्कि आज धमाका के साथ दीपेश और दीप भी मौजूद थे। दीप दीपेश से भी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी दीपेश से 2 कदम आगे थी। वो दोनों ही अपने वकील से बात कर रहे थे और धमाका उनसे थोड़ा सा दूर खड़ा चारू का इंतज़ार कर रहा था। आज भी लेट? धमाका बड़बड़ाया। हेलो मिस्टर, मैडम कब आएंगी? वकील ने धमाका से कहा, वो बस आती ही होंगी। धमाका परेशानी भरे चेहरे के साथ बोला, देखिए टाइम हो चुका है, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। वकील ने वॉच देखते हुए कहा, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। धमाका ने हड़बड़ी में फ़ोन बाहर निकाला, पर चारू का फ़ोन लग नहीं रहा था। चारू रिक्शे वाले के प्राण लेने के चक्कर में लग रही थी। वो अपनी वॉच देख देख कर परेशान थी और ऑटो किसी बैलगाड़ी की तरह भाग रहा था। अरे अंकल, ये खटारा ऑटो क्यों लेकर घूम रहे हो? साला दिमाग खराब कर दिया इसने। इससे अच्छा तो मेरी स्कूटी थी। और पता नहीं कौन से जंगल में ले आए हो, नेटवर्क की भी गायब है। धमाका कॉल कर करके परेशान हो रहा होगा। चारू फिर एक बार परेशानी और गुस्से के साथ बोली, बेटा ये शॉर्टकट है, कितनी बार बताऊँ आपको? मेहरबानी करके आप मुझे शांति से ऑटो चलाने दीजिए। ऑटो वाले की आवाज़ में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अरे मतलब कमाल है, एक तो मैं लेट हो रही हूँ और आप चाहते हैं कि मैं मुंह पर टेप लगाकर बैठी रहूँ। आपके मुंह चलाने से ऑटो की स्पीड नहीं बढ़ेगी, मेरे सिर का दर्द ज़रूर बढ़ जाएगा। ऑटो वाले ने कहा। जहाँ से वो लोग निकल रहे थे वो एक सुनसान और हरियाली भरा रास्ता था। और जो मेरे सिर का दर्द बढ़ रहा है उसका उसका क्या? चारों अब लड़ने पर उतर आई थी। ऑटो वाले ने अचानक ऑटो रोक दी और ऑटो से निकल गया। आइए आप ही चलाइए, अब मुझे पैसेंजर्स का स्वभाव जानकर ही उसे ऑटो में बिठाना पड़ेगा। ऑटो वाले ने झुककर हाथ जोड़ते हुए बेहद परेशानी से कहा। चारू फुर्ती से बाहर आई और ऑटो में चढ़ गई। बैठी जल्दी, चारू ने ऑटो स्टार्ट करते ही तेजी से कहा। ऑटो वाले ने भगवान को याद किया और पीछे बैठ गया। चारू ने ऑटो इतने बेढंगे ढंग से भगाया कि ऑटो वाले का कलेजा मुंह को आ गया। ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी रोजी रोटी है, इसका मुझे अंतिम संस्कार नहीं करना है। क्यों? अब नहीं बन रहा चुप बैठते? जब अपना नुकसान दिखता है तब आता है ऊँट पहाड़ के नीचे। यहाँ मेरा इतना बड़ा नुकसान होने वाला था, तब चुप बैठो चुप बैठो। अब कुछ नहीं हो सकता। आपके इस खटारे को बचाने के लिए मैं अपना नुकसान नहीं करूँगी। ऑटो को तूफान की तरह भगाती हुई चारू तेजी से बोलती जा रही थी। ऑटो पत्थरों और ऊंचे नीचे रास्तों पर गिरता पड़ता दौड़ रहा था। उस रास्ते की धूल बुरी तरह उड़ रही थी। कहाँ फंस गया? ऑटो वाले ने अपनी किस्मत पीटते हुए बोला। तभी ऑटो वाले ने देखा कि चारू गलत रास्ते पर जा रही है तो वो बोला, लेफ्ट लो मेरी अम्मा और जल्दी मेरा और मेरे ऑटो का पिंड छोड़ो। चारू ने बिना कुछ जवाब दिए ही ऑटो लेफ्ट साइड मोड़ ली। कुछ ही देर में वो लोग पक्के रास्ते पर आ गए। ऑटो वाला रोते रोते ही सही पर उसे रास्ता बताते जा रहा था। भीड़ रहेगी आगे, मेरे ऑटो से किसी को परलोक मत पहुंचा देना। डोंट वरी यार, कितना बोलते हो अंकल, मैं सब संभाल लूँगी।
चारू ने कहते हुए एक और टर्न लिया, तभी ऑटो किसी ठेले से बुरी तरह टकराया। अरे अरे ये! चारू ने रुकने में भलाई नहीं समझी, लेकिन ठेले वाला बौखला गया। सत्यानाश! रुक जा बेटा, यहाँ से मैं ले चलता हूँ, ऑटो वाला बोला। बस 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, अब रुककर और टाइम नहीं खपाना है अपना, चारू बोली। तुम्हारे साथ तो एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, बस बस आ गए। चारों ने कचहरी वाली राह पकड़ ली थी, जहाँ कई सारे वकीलों की दुकानें सजी हुई थी। कुछ छाता लगा बैठे थे तो कुछ ने अच्छा खासा कैंप लगाया हुआ था। वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ नज़र आ रही थी, जो चारों के तूफानी ऑटो से घबरा कर यहाँ वहाँ होने लगी थी। बस अब बख्श दो, ऑटो वाले ने गहरी सांस लेकर कहा और हाथ जोड़े। चारों ने साइड में ऑटो रोक दी। फिर भी पूरे 15 मिनट लेट हूँ, चारू बोली और ऑटो से निकलकर धमाका को ढूंढने लगी। अरे पैसे तो देती जाओ, या अब वो भी नसीब नहीं होंगे, ऑटो वाला थका हुआ सा बोला। चारू मुड़ी और अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर ऑटो वाले की ओर बढ़ाए। शुक्र करो दे रही हूँ, 15 मिनट लेट कर दिया। फिर भी कोई और होता तो 1 रुपया नहीं देती, चारू कहकर वहाँ से चली गई। मिस्टर अरोड़ा, अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे दूसरे केस की सुनवाई करने भी जाना है। कोर्ट के अंदर जज अफसोस करते हुए दीप से बोले। दीप चेहरे से बहुत परेशान और गुस्से में नजर आ रहा था। सॉरी सर, आपको इतना परेशान किया, पर मुझे लगता है वो आती ही होगी। बस अब और नहीं, मैं इतनी लापरवाह लड़की के लिए मिस्टर जैन का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ आप और परेशान ना हो, दीप ने जज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी भागती हुई चारू वहां पहुंची, जिसे देखकर दीपेश एक बार फिर सब कुछ भूल गया। धमाका ने उसे खून भरी आंखों से घूरा। जज, वकील और दीप उसे हैरानी से देख रहे थे। आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट, चारू दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही हाँफते हुए बोली। नो नो मिस चारू, इट्स ओके, दीपेश उसके करीब आते हुए बोला। ओके, अगर मैम आ गई हैं तो हम पेपर साइन करा लेते हैं, जज ने दीप की इज्जत रखते हुए कहा। दीप ने चारू की ओर से नजरें फेर ली। सॉरी मिस्टर दीपेश, पर मैं, चारू दीपेश से बोली। कोई बात नहीं, आप जल्दी से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, वैसे आप बहुत खूबसूरत, दीपेश धीरे से बोला। तभी उसने वकील की आवाज़ सुनी। मिस चारू प्लीज़। चारू जल्दी से उन सबके बीच पहुंच गई। जज ने कुछ पेपर्स दिए और बोले, ये पेपर्स आप दोनों की कोर्ट मैरिज के हैं, अगर आप दोनों इन्हें पढ़ने के बाद एग्री करते हैं तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे। दीप ने पेन उठा लिया और पेपर्स पर साइन करने लगा, तो चारू तेजी से बोली, अरे पहले माला वाला तो डाल लो गले में मेरे। सब लोग चुप हो गए, बस धमाका खोलते हुए खून को सहता रहा। जी जी बिल्कुल, मैं लाया हूँ, दीपेश ने कहा और एक पेपर बैग में से खुशबूदार लाल गुलाबों की 2 मालाएं निकालकर दीप और चारू के हाथों में पकड़ा दी। चारू दीप को देखते ही खुश हो गई थी। आखिर दीप था ही ऐसा, पर दीप पर चारू जैसी ब्यूटी का कोई असर अब तक नजर नहीं आ रहा था। उसने उसे नजर उठाकर देखा भी नहीं था। दीप उसे माला पहनाने लगा तो दीपेश बोला, 1 मिनट दीप, कुछ पिक्चर्स तो ले लें, वरना मोम को क्या दिखाएगा। ये बात सुनकर दीप ठहर गया। दीप ने धीरे से चारू के गले में माला डाली और दीपेश ने अपने फ़ोन में फ़ोटो कैद कर ली। चारू ने मुस्कुराते हुए दीप के गले में माला डाली तो धमाका ने तालियां पीट दी। 1 मिनट, आप दोनों थोड़ा साथ में आइए, दीपेश फोटो लेने के लिए बोला। दीप के हाव भाव साफ गवाही दे रहे थे, दीप सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो दोनों पास आ गए, फोटो खिंच गई। दीप ने साइन कर दी और पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद चारों ने भी साइन करने चाहे, पर टू बी कंटिन्यूड।